हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है। ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो होगी क्योंकि जो भी हमारे स्पेशल फैंस हैं उन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टोरीज पसंद आएगी। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरीज को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम सीमा है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव के रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे दीदी के साथ 2 महीने पहले घटी थी। तो ये घटना कुछ ऐसे शुरू होती है। मैं और मेरी दी खेत में जाके काम किया करते थे। हम लोगों को काम करना अच्छा लगता था। ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, इसलिए हम लोगों को फिर घर के और खेतों के कामों में लगा दिया। उस दिन भी मम्मी ने कहा कि पापा वैसे भी खेत में हैं, तो मैंने खाना दे के आना और कुछ भी काम हो तो उनका हाथ बटा देना और शाम होने से पहले घर आ जाना। हमने भी फिर मम्मी के पास से टिफिन ले लिया और खेतों की तरफ जाने लगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेरी उम्र 16 साल की है और मेरी दी 20 साल की है। हमारा खेत हमारे घर से तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक था। मेरा भाई कुछ काम से बाहर गया था और मेरे पापा भी खेत में थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना चल के जाए। वैसे भी चल के जाएंगे तो टाइम पास भी हो जाएगा और अच्छा लगेगा। हम लोग बातें करते करते चलते जा रहे थे। पापा को टिफिन दिया और खेतों का काम करके हम लोग फिर एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। हम लोगों ने थोड़ी बातें की और फिर काम कंटिन्यू किया। काम खत्म होते होते 6 बज चुके थे। पापा ने कहा कि वो अभी नहीं आ सकते क्योंकि उनको फसलों की रखवाली करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि वैसे भी अब शाम होने वाली है, तुम लोग जल्दी चले जाना। हम 6:15 वहाँ से निकले। और हाँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। 4 महीने पहले ही मुझे आपके चैनल के बारे में पता चला, तो मैं दिन के टाइम पे भी ईयरफोन्स लगा के आपकी स्टोरी सुनते सुनते काम किया करती थी। उस दिन भी वही हुआ। मैंने ईयरफोन्स लगा लिए और आपकी स्टोरी सुनते सुनते आगे बढ़ते जा रही थी। उस शाम के माहौल में, वो भी अकेले घर जाते हुए, आपकी आवाज़ में स्टोरी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे डर भी लगता था और उस डर को मैं इंजॉय करती थी। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरी दी पीछे छूट गई। तकरीबन 2-3 मिनट तक मैं ऐसे ही आगे बढ़ती गई। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मेरी दी पीछे छूट गई है। ये तो अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे से ही कोई गुजरा हो। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरी दी के बाल खुले हुए थे और वो ऐसे ही अपना सर नीचे रख के खड़ी हुई थी। और मैं आपको बता दूं, हम गुजरात के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई जंगल जैसा एरिया हो या फिर कोई खेतों जैसा एरिया हो, वहाँ पे कांटों के झाड़ हो और फिर बाकी कुछ ऐसे झाड़ हो और ऐसे झाड़ हो जिसे हम ठीक नहीं मानते, हम लोगों का ये सोचना है कि वहाँ पे भूतों का वास होता है। इसलिए घर की लड़कियों को कहा जाता है कि वो अपने बाल खुले ना रखे, वो हमेशा अपने बाल बांध के ही रखे जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 पल के लिए मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये आभास हो गया था कि मेरी दी के साथ क्या हुआ है। मैं अब मेरी दी के पास भी जाना नहीं चाहती थी, पर फिर भी क्या करती, मेरी दी थी। मैं उनके पास गई और उनको छूने की कोशिश करने लगी। उन्होंने अचानक से मेरी तरफ देखा। वो गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी और मुझसे कह रही थी, चले जाओ यहाँ से, मुझे यही रहना है। मेरे बच्चे हैं पीछे, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो यही बात रिपीट करते जा रही थी। मैं अब समझ गई थी कि अब दी के पीछे कोई ना कोई चुड़ैल पड़ी है। ज्यादातर चुड़ैलें खाना मांगती या तो फिर शीरा मांगती और खाने में भी दाल मांगती। कई चुड़ैल ऐसी भी होती है जो हमेशा खाने में प्याज मांगती है। और कहा जाता है कि अगर उन चुड़ैलों को उनके मन का खाना दे दो तो वो वापस चले जाती है। डी ने अचानक से जोर की चीख मारी। बस, और क्या था, वो चीख सुनते ही मैं बहुत ही डर गई। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहां खड़े रहूं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था और गांव के लोग जो शाम के टाइम पे अपने घर जाते हैं, वो 2-3 लोग मुझे वहां से अपने घर जाते हुए मिले। मैंने उनसे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज कोई ना कोई
बाबा ही कर सकता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने बाकी 2-3 लोगों को बुलाया और मेरी दी को खींच के घर की तरफ लेके जाने लगे। मेरी बात मानिए, वो 6 लोग भी मेरी दी को उठा नहीं पा रहे थे, ना कि खींच पा रहे थे। पता नहीं मेरे दी के अंदर अचानक से उतना वजन कहाँ से आ गया। अब मेरे पड़ोसी के अंकल ने भी अपनी बाइक ली और मेरे पापा को लेने के लिए चले गए। पापा को आते आते थोड़ा टाइम हो गया। तकरीबन रात के 8 बजे तक हम लोगों ने सारे प्रबंध कर दिए थे। बाबा को बुला लिया था और बाबा ने जो भी सामान कहा था वो सारा सामान हम लोगों ने फिर बाहर आके रख दिया। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी क्योंकि हाल ही में ही मेरी दी की सगाई हुई थी और हम लोग नहीं चाहते थे कि ये सारी चीज़ों की वजह से मेरी दी की सगाई टूट जाए। मेरे पापा भी रो रहे थे। 4 घंटों तक दी का झाड़ फूक किया गया, पर फिर भी दी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो हंसते हंसते ये कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी शरीर को छोड़ के नहीं जाएगी, जिसे जो करना है कर लो। वो कह रही थी कि उसे शीरा चाहिए और वो भी घी में लथपथ। बाबा ने फिर 2-3 थप्पड़े मारी, फिर भी वो हंस रही थी। बीच में वो रो भी लेती थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उन्हें देख के मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं आपको कह नहीं सकती। उस बाबा ने भी अब हार मान ली थी। उन्होंने दूसरे बड़े बाबा को बुलाया। वो बाबा इस बाबा के गुरु थे। उन्होंने सिर्फ मंत्र पढ़े और अपना हाथ मेरी दी के सर पे रख दिया। मेरी दी अचानक से चिल्ला उठी और बेहोश हो गई। जब उनकी आँख खुली तो वो नॉर्मल हो चुकी थी। उन्हें नॉर्मल देख के हम लोगों को अच्छा लगा। बाबा ने कहा कि इस औरत की मौत 4 साल पहले हुई थी और वो उसी झाड़ के नीचे बैठती थी। उसका पति उसे बहुत मारता था और एक दिन उसके पति ने उसके बच्चे को मार दिया और उसे झाड़ के नीचे फेंक दिया। किसी ने भी उस औरत की मदद नहीं की। फिर उस औरत ने भी एक दिन उसी झाड़ के नीचे अपना दम तोड़ दिया और ये सारा वाकया पूरे गांव वालों को पता है। इसलिए शाम के टाइम पे उस झाड़ के पास से कोई भी नहीं गुजरता। शायद इस लड़की ने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से वो औरत इसके पीछे पड़ गई थी। खैर जो भी हो, ये ताबीज़ लीजिए और इसे पहना दीजिए और इस ताबीज़ को कभी भी मत उतारना। और हाँ, इसकी शादी होने वाली है तो गलती से भी अभी से कभी भी खेत की ओर मत लेके जाना। अगर लेके जाओगे तो मैं कोई भी जवाबदारी नहीं लूँगा। थोड़े दिनों में मेरी दी की हालत ठीक हो गई। मेरी दी ने कहा कि वो जब वहाँ से गुजरी तो मैं तो वैसे भी आगे निकल चुकी थी। उन्होंने देखा कि झाड़ के ऊपर एक औरत बैठी हुई है और उन्हें मदद के लिए पुकार रही थी। इसलिए दी उनकी मदद करने के लिए वहाँ रुक गई। उसके बाद जो भी हुआ दी को कुछ भी याद नहीं है। 1 हफ्ते पहले ही मेरी दी की शादी हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी दी के लाइफ में अब सब कुछ ठीक था और मैं फिर से आपकी स्टोरीज सुन रही हूँ। थैंक यू। मेरा नाम अनमोल है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं अपने फैमिली के साथ फार्म हाउस में गया था। तो हुआ यूँ कि कोरोना के काल में हम लोग बहुत पक गए थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिससे हम बाहर निकलना चाहते थे। तो मैंने मेरे पापा को सुझाव दिया कि क्यों ना हम लोग हमारे फार्म हाउस में चले जाए। वैसे भी कोरोना कम हुआ नहीं है, बाकी हमारे लाइफ में तो सब ठीक है। इसलिए वहाँ चले जाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। खाना स्टॉक में लेके जाएंगे, 2-3 दिन रह के वापस आ जाएंगे। पापा ने भी हामी भर दी। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेरे पापा और मम्मी दोनों डॉक्टर्स हैं और हाल ही में ही दोनों की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। इसलिए उनको अच्छा लगे, इसलिए मैंने वो लोगों को सुझाव दिया था। हम लोग फिर हमारे फार्म हाउस चले गए। हमारा फार्म हाउस बहुत बड़ा था। जैसे कि आप मान लीजिए, एक कोने में फार्म हाउस था और उसके तीनों ओर
खेत ही खेत थे और दूसरे तरफ से बाहर जाने का रास्ता था। पास ही में ही बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, पर उन बिल्डिंग्स में ज़्यादा कोई नहीं रहता था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले से ही अकेले में रहना अच्छा लगता था। मेरा अलग से कमरा था। मेरे मम्मी और पापा एक रूम में और मेरे दो बड़े भाई दूसरे रूम में थे। मेरी रूम हमेशा से अलग ही रहती थी। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रात के टाइम पे मैं आपकी वीडियोस को ईयरफोन्स लगा के सुनता हूँ और वैसे ही सो जाता हूँ। तो उस रात भी वैसे ही हुआ। मैं आपकी स्टोरी सुन रहा था और मुझे नींद कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो अब रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने फिर अपने ईयरफोन्स को अपने कानों से निकाला और साइड में रख के सोने की कोशिश करने लगा। मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि खिड़की से मुझे कोई देख रहा है। और हाँ दोस्तों, हमारी खिड़की से हमारे दूसरे ओर के सारे खेत दिखते हैं और वहाँ ज़्यादातर अंधेरा ही होता है। पर उस रात पूर्णिमा की रात थी, तो चांद की रोशनी इतनी तो पड़ रही थी कि बाहर का वातावरण अच्छे से महसूस भी हो रहा था और कम रोशनी में भी दिख रहा था। मैं उठा, पानी पिया और खिड़की की ओर चले गया। वो ठंडी ठंडी हवा महसूस करके मुझे अच्छा लग रहा था। पर जैसे ही मेरी नज़र वहाँ लगी स्ट्रीट लाइट पे पड़ी तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने देखा कि एक औरत जिसने गाँव वालों जैसे कपड़े पहने हैं वो मुझे देख रही थी और नीचे आने का इशारा कर रही थी। मुझे लगा कि कोई पागल औरत होगी। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस आके सो गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। मैंने देखा कि मेरी खिड़की पे कोई नॉक कर रहा है। और हाँ दोस्तों, सोने से पहले मैंने खिड़की को बंद कर दिया था। मैंने जब आँख खोल के देखी तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने देखा कि वही औरत अब नॉक करके मुझे बाहर आने का इशारा कर रही है। मैं बहुत डर गया था, क्योंकि जिस फ्लोर पे मैं सोया था वो फर्स्ट फ्लोर था और वहाँ चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो औरत का रूप अब धीरे धीरे बदलने लगा। मैं जोर से चिल्लाया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुन के मेरे मम्मी पापा मेरे कमरे में आ गए। जब वो मेरे कमरे में आए तो जब तक वो मेरे कमरे में आए तब तक वो औरत भी गायब हो चुकी थी। मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। हमारे फार्म हाउस में जो भी काम करते थे उन काका के पास मैंने जाके ये सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा कि एक पागल औरत थी जिसकी मौत थोड़े ही दिन पहले हुई है और वह सारे लोगों को ऐसे ही सताती है। गनीमत यह है कि तुम्हारी जान बच गई और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और बस इतना याद रखना कि उस औरत के इशारों पे कोई भी ध्यान मत देना और कोई भी जवाब मत देना। बस चुप रहना और वो औरत अपने आप चले जाएगी। सच बोलूँ तो मैं वहाँ 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहा। मैं मेरे मम्मी पापा को कह के वापस आ गया। मेरे मम्मी पापा और 2 दिन रह के फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन हो गए। ये स्टोरी भले ही आपको डरावनी ना लगे, पर मेरे लिए वो बहुत डरावनी थी, क्योंकि ये मेरे ऊपर बीती थी। आप ही सोचिए, एक कमरे में आप अकेले हो, जिस कमरे में अंधेरा हो और बाहर से हल्की हल्की रोशनी आती हो। आप खिड़की खोलते हो तो एक औरत को देखते हो कि वो आपको बुला रही है। वैसे ही वहाँ कोई नहीं रहता। अगर आप औरत को देखोगे तो आप वैसे ही डर जाओगे। फिर उस औरत का मेरी खिड़की को खटखटाना, आप ही सोचिए, पहले माले की बिल्डिंग पे कोई औरत कैसे आ सकती है। ये सारी चीज़ें सोच के मुझे आज भी डर लगता है, पर फिर भी मैं आपकी स्टोरीज़ को बड़े शौक के साथ सुनता हूँ। थैंक यू।